नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव की। कहने को तो महज एक विधानसभा, लेकिन इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी दम लगा दी है। इस एक विधानसभा चुनाव में सियासत के जितने रंग हो सकते हैं वो सारे रंग ऐसे छिटक कर बिखरे कि पूरे देश की निगाह दतिया उपचुनाव पर है। कभी नरोत्तम मिश्रा का गढ़ कहा जाने वाला दतिया, जब यहां से वो चुनाव हारे तो उस वक्त बीजेपी की सरकार दोबारा बनी से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि प्रदेश के नंबर 2 नेता और मुख्यमंत्री के बाद सबसे कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा इस सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद बीजेपी ने यहां पर लगातार काम करने के दावे किए और राजेंद्र भारती की कुर्सी जब कोर्ट के फैसले के बाद चली गई और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जिस तरह से टिकटें कटी या जिस तरह से उम्मीदें टूटी वो भी चर्चा का विषय बना, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। और उसके बाद बीजेपी ने जिस शिद्दत से यहां पर चुनाव प्रचार किया, यहां पर कैंपेन की, यहां पर काम किया, बूथ मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को यहां पर झोंक दिया, उससे साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी इस सीट को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। उधर कांग्रेस ने फिर से चमत्कार की उम्मीद में अपनी पूरी दम लगाई। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता लगातार फील्ड पर डटे रहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से शायद उतनी सपोर्ट दूसरे नेताओं ने नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए। सेम यही बात बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के कुछ खास समर्थकों के लिए भी कही जाती रही। यानी कि इस पूरे चुनाव में सियासत, अदावत, बगावत और तमाम पहलू देखने को मिले। उसके बाद आज जब मतदान हुआ तो करीब 71% मतदान यहां पर हो चुका है। थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़कर के 72, 73 या 74 के आसपास तक यह जा सकता है। खास बात यह है कि पिछली दफे 80% के आसपास यहां पर मतदान हुआ था। इस बार मतदान थोड़ा कम है। इस बार आजाद समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, वोटर्स ने किसका खेल बिगाड़ा है और किसको जिताया है, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अपनी अपनी जीत का दावा कैसे किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में शुरू से ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और मजेदार बात यह है कि दोनों ही पार्टियां कम से कम 20,000 के वोट के अंतर से खुद को जीतता हुआ बता रही हैं। दोनों के बयान सुनिए। वोट कमल के फूल पे डाला है, आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को डाला है, भाजपा को डाला है। आप जब भी चुनाव प्रचार में निकले हैं आपने जनता का अभिवादन किया है। उन्होंने, कांग्रेस ने तो कह दिया कि मिश्रा जी तो हमारा हाथ का प्रचार कर रहे हैं। मैंने अभिवादन पहली बात तो हाथ हिला के किए ही नहीं है, विक्ट्री बनाई है या हाथ जोड़ा है। और दतिया के मैं हाथ ही जोड़ता हूँ, हिलाता कभी नहीं। तो क्या मानेंगे, किस तरह के मार्जिन के साथ बीजेपी की जीत की स्थिति? 20,000 से। अपार आशीर्वाद है, अपार समर्थन है। मतदाता जागरूक को और समझदार है। वो दतिया के विकास के लिए अपना आशीर्वाद कमल के फूल को दे रहा है, माननीय मोदी जी को दे रहा है, माननीय मोहन सरकार को दे रहा है। दतिया की जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह पूर्वक भाग लेकर विकास, सुशासन और स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान किया है। जिस तरह से प्रचार अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिला, जनता ने केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों के पक्ष में समर्थन किया। स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के साथ है। आज जनता जिस प्रकार से खुल के वोटिंग डाल रही है, कर रही है, तो ये कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा करंट देने वाली है। 440 वोल्ट का उनका अहंकार जो 7वें आसमान पे है वो नीचे आएगा और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। न्यूनतम 25,000, उससे काफी ज्यादा भी हो सकता है। दतिया विधानसभा का उपचुनाव सरकार वर्सेस दतिया की जनता था। जनता थी कांग्रेस के साथ। इस तरह से हमने इनको विजयपुर में इनके कैबिनेट मंत्री को हरा के धूल चटाई है। दतिया में इतने भारी अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी जीतने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, मुझे लगता है 2, 4, 5 साल संभलने में लग जाएंगे इनको। 2028 की वो वानगी अभी उपचुनाव में दिखाई दे जाएगी कि इनकी सरकार का तख्ता पलट होना लगभग तय है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, मैं ये समझता हूं 3 तारीख को तकरीबन 25,000 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2028 में सरकार जाएगी। ये भी आज नोट कर लीजिए। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने,
दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हो रही वापसी या कांग्रेस फिर बड़ा उलटफेर करेगी? विकास, अपराध या कोई और मुद्दा चला? ग्रामीण और शहरी वोटिंग में कौन सा पैटर्न दिखा? कांग्रेस ने अपनी जीत का कर दिया दावा, बीजेपी को अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा। दतिया उपचुनाव में वोटर ने कर दिया खेल, बीजेपी कांग्रेस किसका गणित हुआ फेल? आखिर किसके पक्ष में और किसके खिलाफ वोट हुआ है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम अपने खास मेहमानों के साथ। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश नायक जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से, और उनकी नाराजगी या उनकी गुस्से की खबरें भी आती रहीं। बाद में वो चुनाव प्रचार के लिए दिखे और लगातार फिर दावा कर रहे थे कि कांग्रेस को एक बार फिर से जिता करके लाएंगे। बहुत स्वागत करता हूं अवधेश जी आपका। मेरे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। लगातार बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट रहा है, उसकी भी जानकारी उनके पास है, और किस तरह से उन्होंने अपने कद्दावर से कद्दावर नेता और जमीनी कार्यकर्ताओं को उतार रखा था, उस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। और किस तरह का रुझान आज उन्हें देखने को मिला, उस पर बात करेंगे। उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार, पूरे यूं तो प्रदेश और देश की नब्ज को समझते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल की एक एक नब्ज को समझने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। यहां दतिया का जो उपचुनाव है, भले ही एक विधानसभा सीट है, पर उसके अंदर क्या खेला हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के साथ। सबसे पहले अवधेश नायक जी आपके पास आता हूं। अवधेश नायक जी, दिल कई बार टूटे हैं आपके, लेकिन आपने पार्टी का सम्मान नहीं टूटने दिया। पिछली दफे भी आप जब जुड़े, टिकट मिला, फिर टिकट कट गया, लेकिन राजेंद्र भारती जी के लिए आपने काम तो किया था और इसीलिए वो चमत्कार भी हुआ। इस बार लेकिन कहा जा रहा था कि आप दिल से साथ नहीं थे, क्योंकि बार बार किसी को धोखा मिलता है, दगा मिलता है, तो उसका दिल टूट जाता है। अब तो चुनाव हो गया, अब ईमानदारी से बताइए, जीतने की उम्मीद है, टफ चुनाव है, हुआ क्या है अब? निश्चित रूप से कांग्रेस इस चुनाव को बड़े भारी मार्जिन से जीत रही है, और हम लोगों ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उससे मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने पूरे 291 पोलिंग बूथ का भ्रमण स्वयं किया है कि कांग्रेस 25,000 से ऊपर का अंतर लेकर यह सीट निश्चित रूप से 3 तारीख को जीतेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाँ, दिल तो टूटने जैसी कोई बात नहीं रही। पहली बार घोषित होने के बाद टिकट कटा, निश्चित रूप से बुरा लगना चाहिए, लगा था, लेकिन मैंने जो वादा किया था माननीय कमलनाथ जी के साथ, और जिन कारणों से मैंने भाजपा छोड़ी थी, वो कारण जैसे कि तैसे मौजूद थे, इसलिए मैंने पूरे मन से काम किया। परिणाम बहुत सकारात्मक आए थे उस समय 2023 में, और इस बार थोड़ा बुरा निश्चित रूप से लगना चाहिए था। इसको मैं अस्वीकार भी नहीं करूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे समर्थकों को, परिवार को बुरा लगा था, इसलिए 2-3 दिन सबको समझाने में समय निश्चित रूप से निकल गया। लेकिन एक बार जब तय किया, माननीय जीतू पटवारी जी से मैं बोल के आया था कि मैं काम करूंगा, तो मैंने जब काम किया तो उसका परिणाम भी आपको 3 तारीख को नज़र आएगा, दिखाई देगा। पूरे मन से काम किया, पूरे दिल से काम किया, मन लगा के काम किया, किसी भी प्रकार की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और हमारी मेहनत जो है रंग लाने वाली है 3 तारीख को। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के पास आता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, बीजेपी चुनाव जीत रही है, कौन से मुद्दे चल गए हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से जनता ने आपको वोट दिया है? क्योंकि दावा तो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सच्चाई क्या है सर? अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को, अभी सभी साथियों को जो पैनल पे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश और अवधेश भाई को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चुनाव हो गए हैं और चुनाव के परिणाम हम मानकर चलिए कि मतपेटियों में, ईवीएम में बंद भी हो गए हैं, और औसतन आप मान के चलिए कि प्रति मतपेटी 100 वोट तो हमको ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और उसका जो कारण है, उसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज तो ये उपचुनाव है अभिलाष जी, तो अब प्रचार खत्म हो गया, तो आई वुड लाइक टू बी मोर रियलिस्टिक। उपचुनाव आमतौर पे, हमारी हारी हुई सीट थी, तो उपचुनाव आमतौर पे सरकार के समर्थन में जाते हैं, ऐसा हम लोग देखते आए हैं। अवधेश जी तो स्वयं जिला अध्यक्ष थे, तब वो भी देखते थे। हम लोग बहुत हमारी पार्टी के रहे हैं, तो बहुत हमने उपचुनाव लड़े हैं, तो हमने देखा है कि आमतौर पे उपचुनाव जो होते हैं सरकार के समर्थन में जाते हैं, क्योंकि जनता को पता होता है कि भाई 2 साल के लिए ये
जो विधायक हैं वो आएंगे, तो स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार है, यदि हम उनके साथ चलते हैं तो हमको एक समर्थन प्रशासनिक ज्यादा मिलता है। तो एक अपर एज हम कह सकते हैं कि हमारी रही है, चूंकि हमारी हारी हुई सीट थी, इसको लेकर बोल रहा हूं मैं। दूसरा कारण एक बड़ा है कि दतिया की जब भी विकास की बात होगी तो अवधेश जी, सत्यप्रकाश जी जो उस रीजन को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि दतिया जैसा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र रहा है, वैसा एक बहुत ही पिछड़ा जिला रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आने के बाद वहां पर बहुत तेजी से विकास हुआ है। चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात ले लें, एयरपोर्ट की ले लें, सभी बातें हो चुकी है, तो मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर सब चिर परिचित हैं। आज अवधेश जी को भले ही वो कांग्रेस में चले गए हैं, पर जब अवधेश जी भाजपा में होते थे तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि वो जिलाध्यक्ष के रूप में दतिया की चिंता करते थे, दतिया के लिए संघर्ष करते थे, और बहुत सारे काम उन्होंने भी जिलाध्यक्ष के रूप में इनिशिएट कराए हैं, तो इनका भी योगदान उसमें रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत योगदान दतिया के विकास में रहा है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अवधेश जी ने कही है, उसको आप समझिए। देखिए, कांग्रेस की ओर से एक नैसर्गिक अधिकार अवधेश जी का था कि उन्हें इस चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए था। वो भी इसलिए कि चूंकि राजेंद्र भारती जी को बाधित किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा, तो इसलिए कोई राजेंद्र भारती जी का हक मारकर टिकट लेने वाली बात तो थी नहीं इस बार। तो पिछली बार जब आम चुनाव में टिकट दिया जा रहा था, तब भी अवधेश जी जो थे क्यू में ही थे, तो स्वाभाविक है यदि उस क्यू को आप क्लियर करते तो पहला नाम राजेंद्र भारती जी का था, दूसरा अवधेश जी का था, तब भी आपने नहीं दिया, ओके फाइन। इस बार राजेंद्र भारती जी यदि अदालती हस्तक्षेप की वजह से यदि नहीं रहे सूची में, तो स्वाभाविक है कि उनका एक प्राकृतिक, मुझे लगता है कि अधिकार था, और सीट कांग्रेस की थी अभिलाष जी। तो कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा है इस सब अंतरकलह के तहत, या हम कह सकें जो इमोशनल बवंडर है, मैं उसको अंतरकलह नहीं करूंगा, अपना शब्द वापस लेता हूं क्योंकि अवधेश जी को शायद अच्छा नहीं लगेगा, पर हाँ, जो भावनात्मक बवंडर रहा है उसमें हमारे लिए एक अपर एज बनती है। ये 2-3-4 कारण है, और ये अच्छा मतदान, अच्छा, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे, हर पूरे 251 बूथ की जिनकी बात अवधेश जी कर रहे हैं, हमने उस सब पे ऊपर बूथ की रचना की, और बहुत अच्छे से अवधेश जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पर कैसे लड़ती है। तो मुझे लगता है हमको उसका परिणाम मिला है। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आता हूं मैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस इस सीट को अगर बचा ले जाती तो बड़ी चीज होगी, और बीजेपी के पास, चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि एक नेचुरल एज भी है कि आदमी चाहता है कि भाई ऐसे किसी पार्टी को टिकट जिता दिया जाए जिससे काम हमारे हो सकें। और अगर नॉर्मल चुनाव में होता तो पता नहीं होता कि सरकार किसकी होगी, पर अभी सरकार किसकी है बहुत क्लियर है। तो एक नेचुरल एज बीजेपी को जरूर है, लेकिन जब जनता बदलाव का, या जब जनता मन बना लेती है, तो फिर वो सारे समीकरण, सारा बूथ मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, दतिया में इस वक्त जो वोटिंग हुई है किसके फेवर में गई है? थर्ड जो फैक्टर था आजाद समाज पार्टी का, क्या उसने कोई किसी को डैमेज किया है तो किसे किया है? और वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये दतिया के जो बाईपोल हो रहे हैं, इस बाईपोल को जो नेशनल लेवल पर हाइट मिली है, या जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं जी, इसके पीछे सबसे बड़े 2 कारण माने जा रहे हैं। एक तो वहां पर बाईपोल नेसेसिएटेड होना जिन कारकों पर, दूसरी महत्वपूर्ण चीज वहां पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जैसे का टिकट ड्रॉप होना, जो कहीं ना कहीं इस सीट पर लगातार 2.5 साल से ऐसे प्रयास कर रहे थे जिससे कहीं ना कहीं वो सीट वैकेंट हो जाए, और उन्होंने कहीं ना कहीं उस केस को गति दी, जिसके कारण ये बाईपोल्स हुए। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि 2023 जनरल असेंबली इलेक्शन से यहां का जो टर्नआउट है वो डिक्लाइन हुआ है। देखिए, रिसेंटली ट्रेंड्स देखे जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र का देखें, वेस्ट बंगाल का देखें, बिहार का देखें, या फिर हरियाणा का देखें, जहां वोटर टर्नआउट प्रीवियस इलेक्शंस की तुलना में बढ़ा। जब बढ़ा तो बीजेपी को एज मिला, और बीजेपी जबरदस्त इन राज्यों में जीत की तरफ बढ़ी और जीती। ये कहीं ना कहीं सोचने पर बड़ा मजबूर करता है कि दतिया में जब बाईपोल होता है
देखिए बाईपोल में वोटर टर्नआउट बढ़ता है आमतौर पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले बार का यानी 2023 के इलेक्शन को वो टच कर पाएगा, क्योंकि 80 के अराउंड था। अगर 72 अभी रिकॉर्ड हुआ है, 2-3% बढ़ सकता, तो मैक्सिमम 75 जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय, लेकिन इसके आधार पर वोटर बिहेवियर को जान पाना किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट या पंडित को कठिन होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चुनाव है, भले ही भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती हो, कांग्रेस अपना दावा करती हो, लेकिन ये जो आमने सामने की बैटल है वो बहुत टफ बैटल मानी जा सकती है, जो कांग्रेस और केवल बीजेपी के बीच में है। हाँ, थर्ड फैक्टर का आपने जो जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं अगर डैमेज करेगा तो कांग्रेस को डैमेज करेगा, लेकिन मार्जिन अगर कांग्रेस खींचकर आगे लाती है तो ये मान के चलना कि ये लड़ाई मजबूती की लड़ाई वहां देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा कारण जो है, मुझे लगता है कि इस पूरे इलेक्शन में अगर कोई महत्वपूर्ण फिगर है तो वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता है, देखिए 2008 के बाद ही ये सैफ्रॉन कलर में रची है ये। इसके पहले आपने देखा होगा, चाहे 1952 में ये सीट बनी तब से केवल 2 बार अवधेश जी भी वहां 2008 में चुनाव लड़े हैं उमा जी की पार्टी से, तो आपने वहां उन्होंने भी देखा होगा केवल 1972 में जनसंघ और 1990 में भारतीय जनता पार्टी शंभू तिवारी चुनाव जीते। तो ये कहा जा सकता है कि ये कभी भी जनसंघ या सैफ्रॉन कलर की सीट या गढ़ नहीं रहा है, ये कांग्रेस, नॉन बीजेपी या इंडिपेंडेंट का गढ़ रहा है। तो इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि इस सीट को अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी की बनाया तो वो नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के डिलिमिटेशन के बाद बनाया। तो अब कहा यह जा सकता है कि नरोत्तम के साथ जो लोग रहे या उन्होंने जिन लोगों को पार्टी या पार्टी की विचारधारा से जोड़ा, उनकी अगर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी ने या नरोत्तम मिश्रा ने स्वयं अपने प्रयासों से न्यूट्रलाइज करने का अगर प्रयास करना सफल माना जाए तो मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां आगे की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन आप 2023 जब देखते हैं कि 163 बीजेपी सीट जीतती है, लाडली बहना चलती है, बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा वहां चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस बार ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी की साख का चुनाव है। हालांकि नंबर्स पर दोनों पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पॉलिटिकल जो इमेज है दोनों पार्टी की इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यस।